अस्सलाम वालेकुम। लॉयर्स एडवाइस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या है और इसे दर्ज किस तरह करवाना चाहिए ताकि आपके जो मुजरिम हैं तो वो कैफ़रे किरदार तक पहुंच सके, क्योंकि एक कमज़ोर एफआईआर मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी करवा देती है, जबकि एक मज़बूत एफआईआर से मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो एफआईआर दर्ज करवाते हुए चंद एक अहम नुकात हैं जिन्हें ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एफआईआर चीज़ क्या है। जैसे ही कोई वक़ूआ होता है, कोई जुर्म कहीं पे होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह या कहीं कत्ल होता है, तो उसके फ़ौरन बाद जो सबसे पहली इत्तला जो पुलिस को दी जाती है, वहाँ पर दरख्वास्त दी जाती है या ज़बानी जाकर बताया जाता है, तो उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं। एफआईआर दर्ज करवाते हुए सबसे पहले आपने तारीख़ दुरुस्त तरीके से लिखानी है, जिस तारीख़ को वक़ूआ हुआ, और वक्त के लिए आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि तकरीबन का लफ्ज़ लिखें। मिसाल के तौर पर सुबह तकरीबन 8 बजे या शाम तकरीबन 6 बजे। इसी तरह से जो शख्स जिसने जुर्म किया, यानी कि इल्ज़ाम अलैह, या अगर वो ज़्यादा हैं तो इल्ज़ाम अलैहान, उनकी जो तादाद है, यानी कि कितने बंदे थे और जुर्म करने वाले कितने बंदे थे, एक था या एक से ज़्यादा थे। यहाँ पे ये बात आप जहन में रखें कि असल मुल्ज़िम के अलावा किसी भी दूसरे शख्स को बिला वजह बतौर मुल्ज़िम ना लिखें, क्योंकि अक्सर औक़ात अगर एफआईआर में असल मुल्ज़िम के साथ किसी दूसरे शख्स को बिला वजह नामज़द कर दिया जाए तो फिर ट्रायल में असल मुल्ज़िम भी इस तज़ाद की वजह से अदालत में सज़ा से बच जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जी एक शरीक जुर्म जो होता है, अगर उसकी ज़मानत हो गई है तो असल मुल्ज़िम जो है उसे भी सज़ा, यानी उसकी भी बेल होनी चाहिए। तो इस वजह से जो असल मुजरिम होता है वो भी दूसरे के साथ निकल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़रूरी मुल्ज़िम हों, मुल्ज़िमान हों, वक़ूए में जो शामिल थे, उनका नाम ही दर्ज करवाया जाए। उसके बाद एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, अगर मुल्ज़िम या मुल्ज़िमान नामालूम हैं तो इनका हुलिया वगैरह ज़रूर लिखवा दें, और साथ ये भी लिखें कि उन्हें सामने आने पर हम पहचान सकते हैं। मुल्ज़िम का जो हुलिया होता है उसमें कद काठ, उसने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, किस तरह के वो लिबास उसका था, सर पे कोई टोपी वगैरह थी या कोई चादर उसके पास थी, इस तरह की जितनी भी बातें आपके जहन में आती हैं, तो वो मुकम्मल हुलिया, वो उसकी दाढ़ी थी या क्लीन शेव था, इस तरह की जैसी भी जितनी भी बातें होती हैं वो आप ज़रूर लिखें। उसके पास जो हथियार था वो कौन सा था, चाकू था, छुरी थी या कोई डंडा वगैरह या पिस्तौल, और अगर पिस्तौल था तो कौन से मॉडल का था, या जो भी जहन में आता है, जिसने वक़ूआ क्योंकि देखा होता है उसके तमाम हालात का इल्म होता है वो, इसलिए जो बात आपके जहन में हो, जो भी आपने देखा हो, वो आप लिखवा सकते हैं। अगर तो इल्ज़ाम जो हैं मुल्ज़िम हैं एक से ज़्यादा हैं तो उनके सब के पास जो हथियार थे उनकी तफसील लिखवानी होती है, किस किस्म का हथियार था, यानी कि पिस्तौल था या गन वगैरह थी। इसके बाद वक़ूआ का ज़िक्र और वक़ूआ में मुल्ज़िमान का अमली किरदार बताना पड़ता है कि किस बंदे ने लोहे का राड मारा था, या किसने पत्थर से या किसने डंडे से हमला किया या किसने गोली चलाई।
इसके बाद मुद्दई ने अगर कोई माल या कोई चीज़ इस वक़ूअ में खोई है तो उसकी मालियत और उसकी तादाद और उसकी किस्म, यानी कि अगर मोबाइल खोया है तो उसकी तफसीलात कि कौन सी कंपनी का मोबाइल था, या उसके पास पैसे थे तो अगर पैसे जितने पैसे थे वो अमाउंट भी ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल ना लिखवाएं। जो हकीकत होती है वही बाद में साबित करनी पड़ती है, और अगर झूठ हो तो बाद में मुद्दई को ही उसका नुकसान होता है, और मुल्ज़िम जो है एक मामूली से शक की वजह से बाइज़्ज़त बरी हो सकता है। इसके बाद गवाहों के नाम, वल्दियत, सकना, ज़िला वगैरह जहाँ पे भी वो हैं, यानी कि आपके साथ जो बंदे इस बात की गवाही देने को तैयार हैं, याद रखें कि एक्चुअल जिन्होंने वक़ूआ देखा, जिनके सामने वो सारा वक़ूआ हुआ, रुनमा हुआ, तो सिर्फ़ वही गवाह लिखें, और उनका मुकम्मल एड्रेस, उनकी वल्दियत, कहाँ के रिहायशी हैं, और उनका मोबाइल नंबर वगैरह, और साथ ही उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखवा दें। अगर गवाहों की तादाद ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि जो ज़रूरी गवाह हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनका ही नाम लिखें, क्योंकि गवाहों की तादाद ज़्यादा हो तो बाद में ट्रायल के वक्त क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है और उसमें मसले दरपेश आते हैं, इसलिए सिर्फ ज़रूरी गवाहों का नाम ही शामिल करें। इसके बाद वक़ूआ में जुर्म की नौइयत बताएं। झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, या कोई कत्ल हुआ है, चोरी हुई है, या डाका पड़ा है, कि कोई भी जुर्म जिस तरह का भी रुनमा हुआ उसकी नौइयत आप लाजमी बताएं। और साथ ही वजह अनाद अगर है, यानी कि साहब का कोई दुश्मनी है तो मुल्ज़िमान के साथ, तो वो उसके बारे में ज़रूर बताएं कि जी हमारी पहले से किसी वजह से उनके साथ दुश्मनी साबका चली आ रही थी। अगर कोई नहीं है तो उसमें आप लिखवा दें कि वजह साबका वजह अनाद कोई नहीं। उसके बाद एफ़आईआर की दरख्वास्त देने में अगर कोई आपको देर हो चुकी है, या यानी कि फ़ासला थाने से ज़्यादा था या चौकी से, तो और गाड़ी का बंदोबस्त ज़ाहिर करते हुए अक्सर औक़ात देर हो जाती है, तो उसकी देर की वजह ज़रूर लिखवाएं कि हमें 5 मिनट, 10 मिनट, या आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी लगा है उसकी असल वजह ये थी। और उस ये देर जो हुई है और वक्त लिखवाते हुए अपने जहन में वो वक़ूए का वक्त ज़रूर याद रखें कि अगर आपने वक़ूआ सुबह 8 बजे का बताया हुआ है और एफ़आईआर आप 2 बजे करवा रहे हैं, दिन के 2 बजे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एफ़आईआर शक का शिकार हो सकती है और इससे मुल्ज़िम को फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अगर आपने मेडिकल करवा लिया है तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी साथ एफ़आईआर के साथ लफ़ होगी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही एफ़आईआर हॉस्पिटल में एफ़आईआर वहाँ पे भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लीगल हेड इंस्पेक्टर वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो अगर हॉस्पिटल में ही आप एफ़आईआर लिखवा रहे हैं तो एफ़आईआर की काफ़ी ज़रूर साथ लफ़ होगी मेडिकल रिपोर्ट के साथ। इसके बाद इल्ज़ाम अलैह के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने की इस्तदा करें आप, यानी कि उसमें एफ़आईआर में आखिर में जो लिखे होते हैं 1-2 जुमले, जिसमें लिखा होता है कि मैं फ़लाँ 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 बिन फ़लाँ के ख़िलाफ़ फ़लाँ जुर्म करने की वजह से उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने की दरख्वास्त दे रहा हूँ कि जी आप इसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कर दें, क्योंकि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। उसके बाद दरख्वास्त देना का जो नाम होता है, वल्दियत, कौम, सकना, उसका मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, तमाम जो अपनी तफसीलात हैं आपने वहाँ पे लिखनी हैं, और साथ ही अपना जो दस्तखत करते हैं या अंगूठा है वो लगा दें। और उसके बाद कोशिश करें कि दरख्वास्त देने का वक्त, शनाख्ती कार्ड की कापी और मोबाइल नंबर हर सूरत लिखवा दें, ताकि अगर आपके साथ पुलिस बाद में रब्ता करना चाहे तो
आसानी से रब्ता हो सके। साथ ही आप कोशिश करें कि थाने या चौकी में जहाँ पे भी आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं वहाँ का फ़ोन नंबर हर सूरत में ले लें, ताकि अगर बाद में मुल्ज़िमान आपको धमकी देते हैं या कोई भी ऐसा मसला दरपेश होता है, कोई बात आपको याद आती है, तो आप वहाँ से उनसे रब्ता कर सकें। एक बात आप ज़हन में रखें, जिस तरह मैंने पहले कहा, एफ़आईआर की मुकदमा की जो बुनियाद होती है एफ़आईआर की बेस पर होती है, और एक मज़बूत एफ़आईआर की वजह से किसी मामूली से जुर्म में भी मुल्ज़िमान को सज़ा हो सकती है। और एक कमज़ोर एफ़आईआर जिस तरह, क्योंकि पुलिस वही लिखती है जो कि आप उन्हें बताते हैं, एफ़आईआर अगर कमज़ोर होगी तो कत्ल के मुल्ज़िमान भी बाइज़्ज़त बरी हो सकते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। और जब ये सारी एफ़आईआर हो जाती है तो उसके बाद पुलिस का काम है कि वो आपको पढ़कर एक बार सुनाए। पुलिस वाला जो बंदा भी वहाँ पे लिखेगा एफ़आईआर, तो वो एक बार आप उसे कहें कि जी मुझे एक बार सुनाओ क्या लिखा है, और वो इस बात पे कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि वो आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ के एफ़आईआर सुनाएं। और दूसरी बात, आप ख़ुद भी उसका मुताला करें वहीं पे पुलिस के सामने। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो वो ऐड करें या उसको ख़त्म करें, ठीक है। साथ ही जब एफ़आईआर हो जाती है तो उसकी एक कापी जो होती है वो पुलिस मुद्दई के हवाले ज़रूर करती है, और बाकी का इंदराज वो अपने पास रजिस्टर में और दूसरी कापीज़ वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छी एफ़आईआर दर्ज करवा के मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवा सकते हैं। और कमज़ोर एफ़आईआर अगर होगी तो फिर वही बात कि वो अदालत में जाकर बरी हो सकते हैं या ज़मानत पर रिहा हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एफ़आईआर की समझ आ गई होगी, और एफ़आईआर दर्ज करवाते हुए किन बातों का ख्याल रखना है इनकी भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।